because it is the basic of deriving the wave equations, है ना। अभी हमारी लास्ट यूनिट जो है, अगली यूनिट जो हम सबसे लास्ट यूनिट एज ए सिलेबस में पढ़ेंगे वो है हमारी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फंडामेंटल है, जो डिराइव होता है, वो होता है टाइम वेरिंग पोटेंशियल से। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देख रखा है कि हमारा किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, या अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है। नाउ विल डिस्कस कि अगर एक पोटेंशियल, अभी एक मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ कि फील्ड एक टाइम का फंक्शन है, अब अगर मैं बात करूँ कि पोटेंशियल भी टाइम का फंक्शन है, देन हाउ दिस टाइम वेरिंग पोटेंशियल कम्स इनटू द पिक्चर टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द और वेव इक्वेशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे वो डिराइव करता है विद द हेल्प ऑफ टाइम वेरिंग पोटेंशियल्स, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट। नाउ अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो मेरा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, उसको हम कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चाहे वो रो एल डी एल हो डिवाइड बाई 4πr, है ना, चाहे वो सरफेस है तो रो एस डी एस हो अपॉन 4πr, या चाहे अगर वॉल्यूम है तो हम बोलते हैं रो वी डी वी अपॉन 4πr, है ना, या अगर वो पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए सिंपली q डिवाइड बाई 4πr, है ना। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। ध्यान इंटीग्रेट नहीं करेंगे हम पॉइंट के केस में, यस सर, ये है ना। वी ए बी अगर हम निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, ऐसे ही एक वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल होता है ए, और मैंने इसका एक्सप्रेशन भी आपको लिखवाया था कि इट इज सिंपली म्यू टाइम्स जे dv अपॉन 4πr, या इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टाइम्स के ds अपॉन 4πr, या इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टाइम्स आई डी एल अपॉन 4πr। ये तीनों एक्सप्रेशंस आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर k, j और dl वेक्टर, ये वेक्टर हैं, बाकी सारे स्केलर्स हैं, है ना, ये हमें बता रखा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मुझे क्या कहते हैं डेल क्रॉस ए निकालना हो तो ये बेसिकली क्या देता है मुझे, ये देता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, है ना। ये सबसे पहला एक्सप्रेशन जो था, ये था मेरा इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल, ये है मेरा वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, और इस वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल के थ्रू मैं एक इक्वेशन वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए। ठीक है ना। नाउ अब अगर मैं अपनी मैक्सवेल्स इक्वेशन देखूं तो मेरे पास कितनी मैक्सवेल इक्वेशन है, 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है। डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी, डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0 12, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, और डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। ये याद हो ना चारों इक्वेशंस आप लोगों को, क्योंकि हम बहुत बार लिख चुके हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, तो आई थिंक आपको ये याद हो जानी चाहिए, है ना। ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है जो हम फ्रीक्वेंटली इक्वेशंस यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशंस में और वेव इक्वेशंस को डिराइव करने में। ठीक है, अब इन दो इक्वेशंस को मैं बहुत कम यूज करता हूं क्योंकि ये डाइवर्जेंस वाली इक्वेशंस हैं, ये टाइम वेरिंग कंडीशन में या टाइम स्टैटिक कंडीशन में सेम ही रहती हैं। ठीक है, तो आई डू नॉट यूज दीज, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी डज नॉट यूज दीज टू इक्वेशंस मच, है ना। ये जो इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशन बहुत कम यूज करी जाती हैं एज कंपेयर टू ये दोनों, है ना। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस में पहली इक्वेशन यानी इस वाली इक्वेशन को यूज करूंगा अपने वेक्टर पोटेंशियल को, टाइम वेरिंग पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में। टाइम के साथ साथ अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो कैसे उसको एक वेव इक्वेशन की फॉर्म दे सकते हैं, वो हम देखेंगे। आप मुझे बताओ डेल क्रॉस ई, है ना, डेल क्रॉस ई यानी एल एच एस जो है मेरा, वो क्या है, डेल क्रॉस ई है। आर एच एस क्या है, आर एच एस है माइनस का डेल बाई डेल टी ऑफ बी। क्या मैं बी को इन टर्म्स ऑफ ए लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से मैंने क्या लिख लिया, दिस विल बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ऑफ ए और उसका माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, लिख सकते हैं ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
माइनस का डेल क्रॉस डेल ए बाई डेल टी, क्योंकि ये जो कर्ल है ये कर्ल एज अ फंक्शन ऑफ किसका है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स का। डेल्टा जो है ये कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, और ए कैन बी अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एज वेल एज टाइम, क्योंकि मैं टाइम वेरिंग पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो दिस कुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूं और फिर उसके बाद उसका कर्ल निकाल लूं, तो बात वही रहेगी जो पहले है। पहले मैं कर्ल लूं उसके बाद डिफरेंशिएट करूं, या चाहे मैं पहले डिफरेंशिएट करूं फिर कर्ल लूं, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे देखता हूं तो इस चीज से क्या फायदा होगा, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का इस वाला कंपोनेंट और इस वाले कंपोनेंट को आप ध्यान से देखो, ये दोनों डेल क्रॉस है। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम डेल क्रॉस ई प्लस डेल क्रॉस ऑफ कितना, डेल ए बाई डेल टी इक्वल्स टू 0। नाउ अगर मैं यहां पर डेल क्रॉस कॉमन ले लूं, कर्ल कॉमन ले लूं, इधर भी डेल क्रॉस है इधर भी डेल क्रॉस है ना, तो क्या बचेगा, यहां बचेगा ई प्लस डेल ए बाई डेल टी। बचा या नहीं, जल्दी से बताओ, हाँ या ना। यस सर। यस सर। बचा ना, सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये क्या बता रहा है मुझे, ये बता रहा है कि किसी एक वेक्टर का कर्ल 0 है, किसी एक वेक्टर का, क्योंकि ई प्लस डेल ए बाई डेल टी क्या है, ये वेक्टर है। तो इस वेक्टर का अगर मैं कर्ल ले रहा हूं तो ये क्या है, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मुझे एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी पता है कि अगर मैं किसी ग्रेडियंट का कर्ल लेता हूं, अगर मैं किसी ग्रेडियंट का कर्ल लेता हूं तो वो क्या आता है, वो हमेशा 0 आता है। ठीक है, और अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का, अगर मैं सिंपल उस ग्रेडियंट को पोटेंशियल ग्रेडियंट अज्यूम कर लूं, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये मेरा डेल ए बाई डेल टी पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज है। तो अगर मैं इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि ई भी पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो ये भी पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, तो अगर इस पूरे टर्म को मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट अज्यूम कर लूं तो मुझे पता है कि किसी भी ग्रेडियंट का डेल डॉट डेल वी इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो ये डेल वी मैं अज्यूम कर लूं इसको। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है तो मुझे पता है ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी होता है, तो मैं माइनस का साइन इंक्लूड करके चलूंगा। ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी है तो यहाँ पर मैं माइनस डेल वी इंक्लूड करके चलूंगा, यानी यहाँ पर ये क्या चीज हो गई, दिस इक्वेशन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज अ मैथमेटिकल आइडेंटिटी। मैथमेटिकल आइडेंटिटी कौन सी है, ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट is 0 always. It's a mathematical identity we have used here to define या to determine basically the time varying potential. ठीक है, तो curl of a gradient is always 0. We use this particular identity to compare these two equations, equation number 1 and equation number 2. मैं अब इन दोनों को equations को compare कर लूंगा, compare equation 1 and 2, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा माइनस डेल v equals to what, equals to e प्लस डेल ए बाई डेल टी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस डेल वी माइनस डेल ए बाई डेल टी, तो माइनस ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस डेल ए बाई डेल टी, ये क्या हो गया, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये क्या आ जाएगा, this will in turn give me the electric field under the time varying conditions. This is what, this is E. E is what, E is electric field. ठीक है, electric field. तो under the static conditions this del A over del T won't come, है ना, ये नहीं होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो क्या बचेगा, अंडर द स्टैटिक कंडीशन ओनली E इक्वल्स टू माइनस डेल V इज देयर। ठीक है, बट अगर मैं टाइम वेरिंग कंडीशन की बात करूंगा तो टाइम वेरिंग कंडीशन में अगर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ चेंज हो या मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है
तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, दैट इन टर्न चेंजेस द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल भी टाइम का फंक्शन होगा। आप देख सकते हो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली इस आइडेंटिटी से ए यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल भी टाइम का फंक्शन होगा। और अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल भी टाइम का फंक्शन है, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, that will also be included in the identity that is E equals to minus del V। तो यहाँ पर मैंने इस आइडेंटिटी को इंक्लूड कर लिया और ये एक मेरी इक्वेशन बन गई कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अंडर द टाइम वेरिंग कंडीशंस, तो मुझे स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक पोटेंशियल भी चाहिए। तो दिस डेल ए ओवर डेल टी इज व्हाट, दिस डेल ए ओवर डेल टी इज बेसिकली द टाइम वेरिंग पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं, जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। सभी लोगों को? यस सर। यस सर। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि अगर मुझे B निकालना होता है और मुझे पता है कि B मेरा टाइम वेरिंग है, तो क्या मैं उस B से E निकालता हूँ? डेल क्रॉस B इक्वल्स टू या डेल क्रॉस H इक्वल्स टू J प्लस डेल D बाई डेल T, तो वहां से E निकाल सकता हूँ। या अगर मेरे को E पता है तो मैं B निकाल सकता हूँ, है ना? यस सर। निकाल सकते हैं ना। टाइम वेरिंग कंडीशन में अगर मुझे कोई भी एक फील्ड पता है तो आई कैन कैलकुलेट द अदर फील्ड, अगर मुझे बाकी सारे पैरामीटर्स उस मीडियम के पता हो। तो इस तरीके से अगर मुझे ए पता है ना, तो मैं बी निकाल सकता हूं, और बी पता है तो मैं ऑटोमेटिकली ई निकाल सकता हूं, है ना। ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल अगर वो मुझे पता है तो मैं बी निकाल सकता हूं, क्योंकि डेल क्रॉस ए से बी आ जाएगा। और अगर मुझे बी पता है और बी एक टाइम का फंक्शन है तो ऑटोमेटिकली मैं क्या निकाल सकता हूँ, ई निकाल सकता हूँ। मतलब मुझे कोई एक पैरामीटर पता होना चाहिए पोटेंशियल। सिमिलरली अगर मुझे वी पता है तो क्या मैं ई निकाल सकता हूँ? हाँ ऑब्वियसली, हाँ या ना, जल्दी बोलो। अगर ये पोटेंशियल टाइम का फंक्शन है तो मैं ई निकाल सकता हूँ। और अगर ई निकल गया तो ई एक टाइम का फंक्शन होगा तो मैं बी निकाल लूंगा या एच निकाल लूंगा, बात बराबर है। मतलब अगर मुझे कोई भी एक पोटेंशियल पता हो और मुझे ये पता है कि वो पोटेंशियल टाइम का फंक्शन है, देन आई कैन कैलकुलेट बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालूं, चाहे मैं मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालूं, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कौन सा पोटेंशियल पता है। इसका मतलब अगर मुझे कोई एक भी चीज पता है, दैट मींस आई कैन कैलकुलेट ऑल अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अंडर द टाइम वेरिंग कंडीशन। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्लियर है, समझ में आ गया? निकाल सकते हैं ना हम? यस सर। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सवेल्स की पहली इक्वेशन, डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी। उसके पीछे रीजन है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं देखूं यहां से तो क्या मैं डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी को ऐसे लिख सकता हूं, डेल डॉट एप्सिलॉन ई इक्वल्स टू रो वी, लिख सकता हूं ना? बोलो बच्चों। यस सर। अगर मैं एज्यूम करूं कि थ्रू आउट द मीडियम यस सर। द परमिटिविटी इज सेम, थ्रू आउट द मीडियम इफ द परमिटिविटी इज सेम, दैट मीन्स दिस परमिटिविटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है, तो क्या मैं इसको डाइवर्जेंस से बाहर निकाल सकता हूं, है ना। मैं अगर मान के चलूं कि इफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम is same throughout, is independent of the coordinates, that means I can take it outside from this del operator। ठीक है, इससे बाहर ले लूंगा और ये क्या बनेगा, this will become del dot E into epsilon equals to rho V, and in that case I can write the Maxwell's equation as del dot E equals to what, equals to rho V upon एप्सिलॉन। यानी इस इक्वेशन को मैं एक छोटे से एजम्पशन से क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वो एजम्पशन क्या है, दैट एप्सिलॉन परमिटिविटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम। थ्रू आउट द मीडियम, दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर ऐसा है then only I can represent this equation, del dot E equals to rho V by epsilon. Now del dot E equals to rho V। ठीक है, अगर मुझे इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन सपोज मान लेते हैं 3, ऊपर 2 इक्वेशन मेंशन कर चुका था मैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4।
अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यूज पुट कर दूं, पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 4, क्या मतलब होगा? इस इक्वेशन में ये जो ई है ना, ये ई मैं ऑलरेडी ऊपर डिराइव कर चुका हूं, तो इसमें ई जो है ये वाला रख दूं, ठीक है? तो क्या आएगा, दिस इक्वेशन विल बिकम डेल डॉट कितना, माइनस डेल वी माइनस डेल ए ओवर डेल टी, बन जाएगा ना ये? और Yes, आरएचएस sir. में क्या होगा? आरएचएस में होगा सिंपल रो वी बाई एप्सिलॉन, ठीक है? अब देखो, डेल डॉट ऑफ डेल वी, ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस होता है लाप्लास ऑपरेटर डेल स्क्वायर वी, क्योंकि एक नेगेटिव साइन है तो ऑलरेडी यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर वी, ठीक है? एंड दिस मल्टीप्लाई विद दिस, यानी डेल डॉट ऑफ डेल ए बाई डेल टी, इसको हम लिख लेंगे माइनस का डेल ओवर डेल टी, किसका? डेल डॉट ए का। और आरएचएस में क्या है? आरएचएस में है रो वी बाई एप्सिलॉन, लिख सकते हैं ना ऐसे? जल्दी से बताओ। Yes, sir. इस इक्वेशन में अगर मैंने डेल स्क्वायर वी कैलकुलेट करना है, तो डेल स्क्वायर वी अगर मैं माइनस कैंसिल कर दूं तो डेल स्क्वायर वी प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ डेल डॉट ए कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम माइनस का रो वी बाई एप्सिलॉन। यहां तक क्लियर है? मैंने उसमें माइनस कॉमन ले लिया। Yes, sir. और ये इक्वेशन मेरी कुछ इस तरीके से आ गई। इसको एज्यूम कर लो सपोज इक्वेशन नंबर 5। यहां तक समझ में आया या नहीं? Yes, sir. मतलब अगर एक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे गिवन है या टाइम वेरिंग पोटेंशियल मुझे गिवन है, तो ऑटोमेटिकली मैं इस इक्वेशन को डिराइव कर सकता हूं, ठीक है? हाँ या ना? बोलो, ठीक है ना? ये तो हो गया डेल Yes, sir. स्क्वायर वी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ए जो है वो मैग्नेटिक पोटेंशियल है। अगर मैं एक वेक्टर की फॉर्म में इक्वेशन डिराइव करना चाहूँ, डेल स्क्वायर ए, अगर वी की जगह ए आता, तो यहाँ पर क्या आएगा वो और देख लेते हैं। वो कैसे डिराइव करेंगे? ये तो हो गई स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वेव इक्वेशन, ठीक है? ऐसे ही हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए भी एक इक्वेशन, वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे, और फिर वहीं से हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन का डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो उसको डिफाइन करने से पहले मैं प्रोसेस समझ लेता हूँ। जैसे मैंने ये डिराइव करा, बिल्कुल सेम मैं उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को डिराइव करूंगा। वो इक्वेशन डिराइव करेंगे B इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए से, ठीक है? B इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए से मुझे पता है डेल क्रॉस कितना, डेल क्रॉस H कितना होता है? बोलो। डेल क्रॉस H इज J प्लस डेल D बाई डेल T, Sir, J plus del D by ठीक है ना? del T. ठीक, ठीक है। अगर मुझे डेल क्रॉस B निकालना हो तो क्या होगा? अगर ये इक्वेशन है और मैं चाहूं आपसे कि मुझे डेल क्रॉस B बताओ कितना होगा, क्योंकि B के हिसाब से ही तो डेल P की वैल्यू तो रखूंगा मैं डेल क्रॉस A, है ना? इस इक्वेशन में अगर डेल क्रॉस H है और मुझे डेल क्रॉस B की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूं? मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी और इधर भी, है ना? म्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल क्रॉस H इंटू म्यू क्या हो जाएगा? डेल क्रॉस B। और यहाँ क्या आ जाएगा? म्यू J वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स डेल D बाय डेल T। ये लेकिन तभी होगा जब मैं बात कर रहा हूं दैट द मीडियम इज कांस्टेंट थ्रू आउट, है ना? ये इक्वेशन अभी भी, ये चीज, ये एजम्पशन अभी भी यहां पर भी रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट द मीडियम अगर मैं बोल रहा हूं, अगर उसकी परमिटिविटी सेम है तो ऑब्वियसली उसकी परमिएबिलिटी भी सेम होनी चाहिए। ये एजम्पशन मान करके चलूंगा दैट मीडियम इज कांस्टेंट थ्रू आउट, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, रो थीटा फाई आर, रो फाई जेड आर थीटा फाई, इसका फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा है देन ओनली आई कैन अप्लाई दिस एजम्पशन, ठीक है ना? अगर ऐसा है
तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर ये जो डी है इसको मैं ई की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी म्यू टाइम्स जे प्लस म्यू एप्सिलॉन टाइम्स डेल ई बाई डेल टी। लिख सकते हैं ना, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन टाइम्स ई, और चूंकि एप्सिलॉन टाइम का फंक्शन नहीं है तो इसको बाहर ले लेंगे, एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा, दिस विल बिकम म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. इस डेल क्रॉस बी को मैंने लिख लिया डेल क्रॉस ए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. और RHS वाली साइड को मैंने यहाँ पर एज इट इज उतार दिया, ठीक है। दिस विल बिकम म्यू टाइम्स जे वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलॉन टाइम्स, अब देखो डेल ई बाई डेल टी है ना, तो मैं क्या करूं, मैं डेल बाई डेल टी कॉमन ले लो, और ई की इक्वेशन क्या थी, ई की इक्वेशन क्या थी, ई की इक्वेशन ये वाली इक्वेशन नंबर 3 से माइनस डेल वी माइनस डेल ए ओवर डेल टी रख दो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी माइनस डेल ए ओवर डेल टी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ये वाली वैल्यू कहां से आ गई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ई। क्लियर हो गया, बोलो। Yes, sir. अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वेक्टर जे प्लस, ठीक है, प्लस अगर मैं म्यू एप्सिलॉन, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लो, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लो तो यहां पर आएगा माइनस, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस बाहर, ये वाला माइनस जब बाहर आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ग्रेडियंट ऑफ, ये ग्रेडियंट है, मैं मान के चल रहा हूँ कि पोटेंशियल या तो कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा या टाइम का फंक्शन होगा, तो मैं ऑलरेडी उन दोनों को चेंज ऑफ द वेरिएबल कर सकता हूँ, डेल बाई डेल टी और डेल, इन दोनों के ऑपरेटर को की पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, पहले ग्रेडियंट ले लो या पहले डेरिवेटिव ले लो टाइम का। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैंने ग्रेडियंट बाहर ले लिया, क्या बचा मेरे पास, बचा डेल वी बाई डेल टी, यानी मुझे किसका ग्रेडियंट लेना है, मुझे लेना है पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल वी बाई डेल टी, और उस पोटेंशियल को मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम पहले डिफरेंशिएट करूंगा तब उसका ग्रेडियंट निकालूंगा, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई है, माइनस अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो म्यू एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है तो ऐसे ही आ जाएगा, और डेल बाई डेल टी ऑफ डेल ए बाई डेल टी, मतलब डेल स्क्वायर ए बाई डेल टी स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, कर्ल ऑफ अ वेक्टर, ये एक आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं डेल ऑफ डेल डॉट ए, डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, है ना, ये एक आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को मैंने, मैथमेटिकल आइडेंटिटी को मैंने इस फॉर्म में यहां पर लिख दिया, कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ अ डाइवर्जेंस ऑफ द सेम वेक्टर माइनस लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ द सेम वेक्टर, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को मैंने LHS साइड में लिख लिया, RHS साइड में यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है मुझे, इस इक्वेशन नंबर 5 को देखो, तो इस इक्वेशन नंबर 5 में क्या है, डेल स्क्वायर वी, है ना, डेल स्क्वायर वी, तो मुझे डेल स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैंने स्केलर पोटेंशियल के लिए तो वेव इक्वेशन डिराइव कर दी, वेक्टर पोटेंशियल के लिए वेव इक्वेशन डिराइव करनी है, मतलब मुझे डेल स्क्वायर ए फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूं, डेल स्क्वायर ए को यहां रखूं, बाकी सारे पैरामीटर को उधर ले जाऊं, है ना, तो डेल स्क्वायर ए, ठीक है, ये माइनस का है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस, दिस विल बिकम माइनस म्यू जे वेक्टर, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ऑफ डेल वी बाई डेल टी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस म्यू एप्सिलॉन
डेल स्क्वायर ए बाई डेल टी स्क्वायर, और ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, लेकिन एक माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, दैट मीन्स दिस विल बिकम प्लस। ठीक है, दिस विल बिकम प्लस, और क्या, डेल ऑफ डेल डॉट ए, डेल ऑफ डेल डॉट ए। अब जरा आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को बोल देते हैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये बोल सकते हो दैट यहां पर ये बिल्कुल ठीक है अगर आप इससे कंपेयर करो तो, है ना, एक फैक्टर डिफरेंशिएशन वाला आ रहा है ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, ये और यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर एक ये टर्म आ रही है और एक ये टर्म आ रही है और एक ये टर्म भी आ रही है। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है ही, ये तो आएगा ही आएगा, जैसे इसमें आ रहा था वैसे इसमें आएगा। ठीक है, मतलब ये दो चीजें कुछ अलग से आ रही हैं ये दोनों। ठीक है, अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस और कर्ल पता है कि वो दोनों के दोनों डाइवर्जेंस और कर्ल अगर स्पेसिफाइड है और यूनिकली अवेलेबल है, ठीक है, इसका मतलब मैं उस वेक्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। क्या मतलब है इसका, कि अगर मुझे एक वेक्टर पता है तो या तो मैं उस वेक्टर का डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल सकता हूं और वो एक ही वैल्यू होगी, या तो अगर मुझे उस वेक्टर का डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों पता है तो मैं उन दोनों वैल्यूज से वेक्टर आइडेंटिफाई कर सकता हूं, वो भी एक फिक्स वेक्टर होगा। दैट मीन्स क्या है, अब आप ध्यान से देखो, यहां पर क्या चीज मुझे पता है, यहां पर मुझे पता है डेल डॉट ए यानी डाइवर्जेंस पता है। दैट मीन्स मुझे ये पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज स्पेसिफाइड। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस मुझे पता है ना, और उस वेक्टर फील्ड का कर्ल मुझे पता है क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड तो पता ही है, इसका मतलब मैं उस वेक्टर फील्ड को यानी ए को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं अगर डाइवर्जेंस और कर्ल मुझे पता है तो मैं आराम से इस इक्वेशन में वेक्टर्स को यानी वेक्टर फील्ड ए को आइडेंटिफाई कर सकता हूं और वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसके n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, उसका केवल एक सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं यूजिंग दीज टू आइडेंटिटीज, कि अगर मुझे वेक्टर का डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों पता है तो। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखूं तो इन दोनों टर्म्स को आप देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, ये है ग्रेडियंट किसका, डेल वी बाई डेल टी का, और ये क्या है, ग्रेडियंट किसका, डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करके कैंसिल आउट कर दूं, फॉर एग्जांपल ये दोनों कैंसिल, ये अगर दोनों नहीं होते, इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज है ना, यहां पर ग्रेडियंट वाली कोई टर्म नहीं है। अगर ये वाली दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर ए इक्वल्स टू माइनस म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए बाई डेल टी स्क्वायर, सिमिलर टू दिस। दैट मीन्स ये दोनों अगर कैंसिल आउट हो गए आपस में तो मैं अपने इक्वेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो मैंने एक एजम्पशन माना, मैंने एजम्पशन ये माना कि उस वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस है ना वो क्या गिवन है, दैट इज गिवन एज म्यू एप्सिलॉन डेल वी बाई डेल टी विद अ नेगेटिव साइन। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर ये इसके बराबर हो गया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने एज्यूम करा दैट द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ए is given as this equation. Then using this equation I can simplify equation number 6. So simplifying equation 6 using equation 7, for example ये नीचे वाली equation 7 है, ये जो assumption मैंने माना ठीक है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल स्क्वायर ए इक्वल्स टू माइनस म्यू जे प्लस म्यू
एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वेक्टर ए माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ए बाई डेल टी स्क्वायर, ए वाली टर्म दोनों एक तरफ ले गया, इक्वल टू कितना, माइनस का म्यू जे। ये इक्वेशन मेरी वेव इक्वेशन की तरह बन गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 फॉर एग्जांपल। अब आप इक्वेशन नंबर 8 को देखो और इक्वेशन नंबर 5 को देखो। मैं नीचे लिख देता हूं 5 वाली इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 कौन सी थी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, डेल स्क्वायर वी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 डेल स्क्वायर वी प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ डेल डॉट ए प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ डेल डॉट ए। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू रो वी बाई एप्सिलॉन, माइनस था क्या, माइनस रो वी बाई एप्सिलॉन। ठीक है, दैट्स माइनस रो वी बाई एप्सिलॉन। इस इक्वेशन में देखो ध्यान से, ये जो इक्वेशन मैंने इक्वेशन नंबर 8 डिराइव करी, इसमें दोनों तरफ ए आ रहा है, और अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पर एक बार वी आ रहा है, एक बार ए आ रहा है। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 7। देखो आप इक्वेशन नंबर 7 में डेल डॉट ए जो मैंने एज्यूम करा था वो ये एज्यूम करा था। अगर इस इक्वेशन नंबर 7 को यहाँ पर रख दिया जाए, है ना, तो मेरी इक्वेशन दोनों तरफ v में सिंप्लीफाई हो जाएगी, है ना। तो यूजिंग इक्वेशन 7 I can represent this equation into this form, डेल स्क्वायर v, देखो ये हो जाएगा प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ क्या, डेल डॉट ए, डेल डॉट ए कितना है, माइनस म्यू एप्सिलॉन, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल v बाई डेल टी इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू माइनस रो v बाई एप्सिलॉन। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, माइनस इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर v माइनस म्यू एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसको ले लो बाहर, माइनस म्यू एप्सिलॉन, और डेल बाई डेल टी, और यहाँ भी डेल बाई डेल टी, ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर v बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू माइनस का रो v बाई एप्सिलॉन। अब जरा आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9, क्या ये दोनों इक्वेशन लगभग लगभग सेम है, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, ये दोनों इक्वेशन सेम है। देखो यहां पर भी a है डेल स्क्वायर के साथ, यहां पर भी v है डेल स्क्वायर के साथ, मतलब a और v देख सकते हो आप ध्यान से ना। अगर मैं a को v से रिप्लेस कर दूं तो दिस इक्वेशन विल बिकम दिस फॉर्म ऑफ, इट्स काइंड ऑफ, या इस जैसी इक्वेशन बन जाएगी, म्यू एप्सिलॉन, यहां भी म्यू एप्सिलॉन विद अ नेगेटिव साइन, इस इक्वेशन में भी नेगेटिव साइन के साथ, अपॉन डेल स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर, यहां भी क्या है, डेल स्क्वायर ऑफ अ स्केलर ऑफ अ डेल टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू कांस्टेंट माइनस म्यू टाइम्स जे माइनस रो वी बाय एप्सिलॉन। ठीक है, क्या मतलब हुआ, ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्म की है। देखो ये पूरी इक्वेशन थी वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल ए की टर्म्स में, ये पूरी इक्वेशन थी स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v की फॉर्म में। ये दोनों ही इक्वेशंस, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9, ये जो मेरी है, ये क्या है, इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9 आर वेव इक्वेशंस। स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन जो होती है वो होती है डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर v ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। This is the standard wave equation. In some books you may find that del square v over del t square equals to v square del square v over del x square. जरूरी नहीं है कि x हो, यहां पर हो सकता है y हो,
हो सकता है z हो सकता है x y z तीनों हो, बट इट्स जनरल वेव इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। मैं मान के चल रहा हूँ कि वेव मेरी केवल एक ही डायरेक्शन में x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, then the wave equation may look like this. These are, you can say, equation number 10, and these are the standard wave equations. अब देखो मैंने आपको बताया था एक एक्सप्रेशन, अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, फॉर एग्जांपल इक्वेशन 9 को इक्वेशन 10 से कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 9 एंड 10, व्हाट यू गेट? व्हाट यू गेट? बताओ जल्दी से बताओ। अगर मैं बोलूं कि v केवल x का फंक्शन है, दैट मीन्स डेल स्क्वायर v, if for example if v is a function of x only, तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर v क्या हो जाएगा? दिस विल बी डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? बोलो, लिख सकते हैं? Yes, sir. तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 9 में देखो जरा, इक्वेशन नंबर 9 में डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर v ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो वी बाई एप्सिलॉन, माइनस रो वी बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अगर मैं एज्यूम करूं चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन मतलब रो वी इक्वल टू 0, अगर हो गया तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0? क्योंकि रो वी 0 को अगर मैं एप्सिलॉन से डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा, है ना? दैट मीन्स इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर वी ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, या इक्वल टू, ये दोनों इक्वल टू सेम हो जाएंगे, इसको छोड़ दो, ये दोनों सेम। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 10 से कंपेयर करूं, इस इक्वेशन को कंपेयरिंग दिस विद इक्वेशन 10, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कि मेरा जो v है ना, v स्क्वायर है, वो 1 बाय एप्सिलॉन है। यहां से आई कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी, v इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन है। ठीक है, तो जो हमने लास्ट टाइम पे डिराइव करा था ना, मैंने वेव इक्वेशन बताई थी आपको, वेव इक्वेशन से पहले वेव की वेलोसिटी निकालना बताया था। वो वेव की वेलोसिटी कहां से आती है? यहीं से आती है, बिकॉज दिस वेव इक्वेशन टेल्स मी कि वो वेव, पहली बात तो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है। टाइम के साथ जब चेंज होगी मतलब वो पैरामीटर, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो स्केलर वोल्टेज हो, चाहे वो वेक्टर पोटेंशियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो जिस भी पर्टिकुलर पैरामीटर के थ्रू आप वेव इक्वेशन डिराइव करना चाहते हो वो हो। ठीक है, इट इज इररिस्पेक्टिव, अगर वो वेव है तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आप कंपेयर करके उस पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आप ध्यान से देखो तो इस पूरे प्रोसेस में केवल 2 पैरामीटर आ रहे हैं वेलोसिटी पे डिपेंडेंट। वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है? 2 पैरामीटर्स पे। किस किस पे? एक है मेरा म्यू, दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, एक है मेरा एप्सिलॉन, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से करने के बाद आप एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो है उस पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी, यानी वो वेव उस मीडियम में कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है। दैट विल बी गिवन बाय सिंपल v इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। यहाँ पर म्यू जो है वो उस मीडियम की परमिएबिलिटी है और एप्सिलॉन जो है वो उस मीडियम की परमिटिविटी है। अगर आप इन दोनों पैरामीटर को फ्री स्पेस में कैलकुलेट करना चाहो तो आप कंपेयर कर सकते हो कि फॉर फ्री स्पेस म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो म्यू अगर म्यू नॉट हो, एप्सिलॉन अगर एप्सिलॉन नॉट हो, तो आप क्या करोगे? तो आप आराम से इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि फ्री स्पेस में
वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, c आनी चाहिए, स्पीड ऑफ द लाइट आनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये वैल्यू जो आप देखोगे तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू ये कितनी होती है 10 पावर -9 ओवर 36 पाई। 8 into sir 8 हाँ वो 8.85 0.85 इंटू 10 into पावर 10 -7 to तो power होती है ना, -7. मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ 4 पाई से ये 9 Okay. टाइम्स कटेगा, 9 और 7 16, 9 ऊपर पहुंच जाएगा, दिस विल बिकम, ये अंडर रूट है इसका, है ना, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 9 डिवाइड बाई 10 पावर -16, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 3 इंटू 10 पावर 8 meters per second, that will be the velocity and that is nothing but the speed of the light। तो फ्री स्पेस में हम देख सकते हैं कि इस वेव इक्वेशन से हमने कंपेयर कर लिया कि वेव इक्वेशन में जो हमने देखा तो उस वेव इक्वेशन के थ्रू हमने डिराइव करा कि उस फ्री स्पेस मीडियम के अंदर वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई मेरी स्पीड ऑफ द लाइट की वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बताओ, वेव इक्वेशन क्लियर हो गई। इस वेव इक्वेशन से आपके वेलोसिटी निकालने का प्रोसेस क्लियर हो गया। सारा चीज जो थी वो टाइम वेरिंग पोटेंशियल के ऊपर था, यानी टाइम वेरिंग पोटेंशियल, अगर टाइम के साथ साथ पोटेंशियल भी वेरी कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग भी हम वेव इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। और यहाँ पर उस वेव इक्वेशन से डिराइव करने के बाद हम उस पर्टिकुलर मीडियम में वो वेव कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एजम्पशन माना कि वेव इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो एजम्पशन जो है वो मैथमेटिकली एक अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम एक डायरेक्शन में ट्रैवल करके मान सकते हैं। अब अगर मैं 3 डायरेक्शन में ट्रैवल करके चलता तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिराइव। ठीक है, तो मैं एक ही डायरेक्शन में लेकर के चला कि वो केवल एक्स का फंक्शन है, एक्स में ही चेंज हो रही है, सारी वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, then it will be very easy for me to identify the velocity of the wave। ठीक है, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि अगर वो एक डायरेक्शन में ना होकर के 2 या 3 डायरेक्शन में है देन ऑल्सो द वेलोसिटी विल बी द सेम, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइट। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। Yes, sir. तो स्केलर वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल या वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल अगर आपके पास गिवन हो तो आप सिंपल उस इक्वेशन को एक वेव इक्वेशन की फॉर्म दे सकते हो। अगर बाकी सारे पैरामीटर्स गिवन है और बाकी सारे पैरामीटर के बेसिस पे आप स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन की फॉर्म में उस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो और वहां से उसके रिलेटेड पैरामीटर्स निकाल सकते हो। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को वेव इक्वेशंस। और अगर ये चीज़ क्लियर है तो हमें जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे तो हमें केवल और केवल 2 चीज़ें पता करनी है। एक कि मेरा उस मीडियम में बेसिकली ई और एच फील्ड क्या है, वो मीडियम चार्ज फ्री है, क्या उसके अंदर किसी कंडक्टिव मीडियम में निकालना है, क्या फ्री स्पेस में निकालना है, उस फ्री स्पेस में नहीं है तो उस मीडियम की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी क्या है, उसकी कंडक्टिविटी क्या है, और फिर उसके बेसिस पे वी कैन डिराइव दी करस्पॉन्डिंग वेव इक्वेशंस, चाहे वो ई फील्ड की हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड एच फील्ड की हो। ठीक है, उसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक है रिटार्डेड पोटेंशियल, रिटार्डेड टाइम। बेसिकली अगर मैं इस चीज़ को अज्यूम करूँ कि मेरा कोई भी चाहे ए हो या वी हो, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन तो थे ही, एक्स वाई जेड के फंक्शन तो थे ही, साथ में वो टाइम का फंक्शन भी है ना, एक्स वाई जेड का फंक्शन तो है ही, साथ में टाइम का भी फंक्शन है। तो अगर टाइम का फंक्शन है, ठीक है, तो देयर इज चेंज इन दी टाइम। देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे हूं, ठीक है, मैंने इस पॉइंट से मूव करना चालू करा, ठीक, अगर मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूं या मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूं या मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूं या मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं। ठीक है, नाउ अगर मैं उस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं
दैट मीन्स आई विल रीच इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। अगर मैं इससे इधर पॉइंट थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड फॉर्म में जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली इस पॉइंट तक नहीं पहुंचूंगा, लेकिन इस पॉइंट तक अगर मैं यहाँ तक देखूँ, अगर मैं इसी डायरेक्शन में चला गया सीधे आगे, ठीक है, दैट मीन्स मैं सबसे पास यहाँ पर होऊंगा, फिर मैं उससे फिर दूर जाने लगूंगा। तो ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में देयर मस्ट बी सम चेंज इन द टाइम। टाइम में लॉजिकली चेंज नहीं होगा, बट अगर मैं उस रेफरेंस की टर्म में बात करूं कि यहां से और यहां से या यहां से टाइम में देखूं, तो लॉजिकली मेरे को यहां से लेकर के यहां तक ये वाला पाथ फॉलो करना चाहिए था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, लेकिन मेरी वेव जो है वो ये वाला पाथ फॉलो नहीं कर रही, वो ये वाला पाथ फॉलो कर रही है और वो उस पॉइंट तक नहीं जा पा रही, वो उस पॉइंट के नियर इस वाले पॉइंट तक जा पा रही है। ठीक है, तो लॉजिकली यहाँ पर मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ पर एक्चुअल में उस वेव को इस डिस्टेंस को कवर करना था, लेकिन अब वो वेव ये डिस्टेंस कवर कर रही है, दिस डिस्टेंस इज कंपैरेटिवली लार्जर देन दिस वन। ये वाले डिस्टेंस सपोज r है, ये वाले डिस्टेंस सपोज r1 है, तो मैं देख सकता हूँ कि r इज ग्रेटर देन r1 और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी वो इस पॉइंट a तक नहीं पहुंच पाया, वो पहुंच गया a डैश पे। ठीक है, तो उसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी, लेकिन तब भी वो a डैश पॉइंट पर पहुंचा जो कि a से इस पर्टिकुलर पाथ में सबसे नियर है। देन वी कैन से दैट देयर इज सम चेंज इन दी पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल, चाहे वो रिटार्डेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चाहे वो रिटार्डेड मैग्नेटिक पोटेंशियल है। मतलब मेरे को एक्चुअल में इस जगह पर पोटेंशियल चेक करना था, लेकिन मैं इससे बहुत दूर था, है ना। इस पोटेंशियल इस पॉइंट पर आकर के चेक करना था, लेकिन मैं इस पॉइंट पर आ नहीं पाया, मैं इस पॉइंट पर आया, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस इजी होगा मेरे कैलकुलेट करना, क्योंकि ये डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो सिंस देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन द रेफरेंस पोजीशंस, तो वहां पर रेफरेंस पोटेंशियल चेंज होगा और उसकी वेलोसिटी की वेव की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है उसका फंक्शन होगा। ठीक है, तो वो टाइम टेकन that will be calculated by t dash and that is equals to t minus r upon v। ठीक है, हालांकि ये आपको पूछा नहीं जाएगा कभी, बट पता होना चाहिए, क्या पता 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज रिटार्डेड टाइम रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, तो रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल यही है कि मेरे को बेसिकली उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता करनी है ना। लॉजिकली इसको जाना था और मैं इस पॉइंट पर गया, है ना, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी आई, वो डिस्टेंस आई है। ठीक है, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से देयर विल बी सम चेंज इन दी द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय द पॉइंट टू रीच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर सॉरी द टाइम टेकन बाय अ वेव टू रीच फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, वो लॉजिकली इस पाथ से जाना चाहिए था, लेकिन वो इस पाथ से जा करके फिर वापस आएगा अगर उसको एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पहुंचना है तो देयर इज सम एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड। तो एक्चुअल में ये वाला टाइम ज़्यादा होगा, ये वाला टाइम कम होगा, तो इसीलिए मैंने इसमें से ये वाला टाइम कम कर दिया है t माइनस आर बाई वी। नाउ दिस r बाई v इज द टोटल एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, वो मैं एक्स्ट्रा टाइम उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो एक्चुअल में ये वाला टाइम में एक्स्ट्रा चला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आराम से आ जाएगा दिस t विल बी इक्वल टू t डैश प्लस r बाई v। यू कैन ऑल्सो से दैट, बट सिंस द टाइम इज assumed to be इंक्रीजिंग, तो मैं उस इंक्रीज्ड क्वांटिटी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करूंगा, दैट इज नथिंग बट दी आर बाई वी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं रिटार्डेड इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल या रिटार्डेड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल। जो मैंने इक्वेशन लिखी थी v और a की, तो v हो जाएगा मेरा, अगर वॉल्यूम की बात करूं तो ये जो रो v है रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल के हिसाब से रिटार्डेड चेंज कितना हो रहा है। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ dv वी इंटीग्रेट इट along with 4 pi r। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे a निकालना है तो रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल इज गिवन बाय म्यू, कांस्टेंट है, j चेंज होगा क्योंकि फील्ड है, dv डिवाइड बाई 4 pi r। बाकी सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, केवल और केवल ये j और ये रो v, ये दो चीज चेंज होंगी। अगर मैं रिटार्डेड चेंज इन दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या रिटार्डेड चेंज इन दी वॉल्यूम करंट डेंसिटी रख देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रिटार्डेड स्केलर और रिटार्डेड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल मिल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, जल्दी से बताओ हाँ या ना।
Yes, sir. अब अगर ये चीज़ Yes, sir. क्लियर है, एक बार इसकी प्रैक्टिस और कर लेना, उसके बाद हम लोग कल से शुरू करेंगे वेव और वेव्स का प्रोपगेशन इन डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है? तो वो हम कल डिस्कस करेंगे।